हेलो दोस्तों, टुडे in this lecture we are going to discuss about electrostatics, and before that I am going to introduce myself Kuldeep Jang, and I am here to teach you physics। और जिन लोगों की सीखने की इच्छा है वो लोग इससे बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो सीखने की इच्छा के साथ हमारा ये सफ़र की शुरुआत करते हैं हम। एंड देखना आपको क्या क्या समझ में आता है, नई चीज़ें आज आपको सीखने को मिलती हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होती है, दिस इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। दिस इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we discuss about charges at rest। सो जो लोग नए हैं, एक बार के लिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने 12th में एंट्री ली है, या जो लोग अभी आईआईटी या नीट के लिए प्रिपेयर करके आए हैं, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सोल्व किए होंगे इसके ऊपर। तो हो सकता है आपके लिए नया ना हो, लेकिन हम बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे। देखो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या चीज? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिलके बना है दो वर्ड से, विच आर इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। So electro means this is related to electricity, or you may say electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? और स्टैटिक्स आप अच्छे से जानते हैं। जिन लोगों की थोड़ी इंग्लिश ठीक ठाक अच्छी है उनको समझ में आता होगा। स्टैटिक्स का मतलब क्या है? एनीथिंग विच इज एट रेस्ट, कोई भी चीज जो रेस्ट में हो, जो रुकी हुई हो। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चार्जेस विच आर एट रेस्ट। हम चार्जेस जो मूव कर रहे हैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज जब चार्ज एक मूव करता है तो वो अलग प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है, अपने साथ अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, पहले तो हमारे दिमाग में ये बड़ा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो एक चीज जो आरपी फेमन ने कही थी, बड़ी अच्छी बात, रिचर्ड फेमन जो थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर सपोज दुनिया नष्ट हो जाती है, दुनिया खत्म हो जाती है रातों रात, तो हमें अगर एक इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी हो हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक, सो विच इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इन आवर होल हिस्ट्री। हमारे पूरे इतिहास में जितना हमने आज तक जो नॉलेज एकत्र किया है, इकट्ठा किया है, गैदर किया है, तो क्या लाइन होगी? तो उन्होंने बोला कि एक लाइन, क्या? द होल यूनिवर्स, और यू में से द मैटर। बेसिकली जब हम मैटर की बात करते हैं, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास थोड़ा मास हो और वो कुछ जगह को घेरती हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैटर। तो जो जितना भी मैटर है हमारी दुनिया में, सारा का सारा किससे बना हुआ है? इज मेड अप ऑफ एटम्स। ये हमारा एटम से बना हुआ है, और यही एटम्स हमारे चार्जेस को भी जन्म देंगे। देखो कैसे देते हैं। आपने पहले भी अगर थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हो, कभी भी आपने पढ़ा होगा कि एटम के अंदर हमारे सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। सपोज ये हमारा जो न्यूक्लियस है दैट इज हीलियम का न्यूक्लियस है सपोज, तो इसमें 2 न्यूट्रॉन होंगे और 2 ही प्रोटॉन होंगे, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, एंड देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो एंटिटीज हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दे कैरी चार्ज। यही बेसिकली क्या है? चार्ज है खुद अपने आप में। यही सबसे छोटी एंटिटी भी आप एक बार के लिए कह सकते हो कि जो चार्ज आपको नेचर में मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके आगे भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले जो हमारे वाले टाइम में जब हम पढ़ा करते थे 11th 12th क्लास में, तब हमारे पास जो डेफिनेशन हम पढ़ते थे चार्ज की, इतना आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन फर्दर,
तो चार्ज देखो होता क्या है, बड़ी अच्छी डेफिनेशन है जिसने भी बनाई है। चार्ज, इट इज द property of the elementary particles. This is the property of the elementary particles. elementary का मतलब होता है कि जो इसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी इसका जो जिससे मिलकर के ये एटम हमारा बना हुआ है। तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एलिमेंट्री ऑफ द, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स? सच एज electrons and protons, electrons and protons, due to which they attract or repel each other, जिसकी वजह से वे एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं ना। तो ये तो हो गई हमारी फंडामेंटल डायमेंशन। और अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? देखो हमारे फिजिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन सभी को, फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अब मेजर कर सकते हैं इसका मतलब उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि हम उसको किसके साथ कंपेयर करें। तो हम इसके लिए एसआई जो यूनिट यूज करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज कूलम। वो क्या होती है हमारी? कूलम। और ये कूलम जो थे एक्चुअली में एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये यूनिट का नाम दिया गया। उसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं दैट इज कैपिटल सी। आई होप सो इतना बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब इसके आगे थोड़ा सा और हम फर्दर डिस्कस करते हैं। आपने अभी तक ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सबसे छोटे पार्टिकल। देखो अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, दैट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ये अमाउंट में या आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड में सेम ही होता है, बट पोलैरिटी इसकी अपोजिट होती है। कहने का मतलब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और ये नेगेटिव पॉजिटिव जैसे हम फिजिक्स में नेगेटिव पॉजिटिव कंसीडर करते हैं मैकेनिक्स वगैरह में, वैसा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये अपोजिट नेचर का है। इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव है तो कुछ कम है और ये पॉजिटिव है तो कुछ ज्यादा है। अमाउंट दोनों का सेम ही है, सिर्फ साइन किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? पोलैरिटी को शो करने के लिए। और ये सिर्फ हमारा एक कन्वेंशन है, ठीक है, जो कि फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने इसको कन्वेंशन को स्टार्टिंग में यूज किया और वो अमेरिका से बिलोंग करते थे, यूएसए से। सुनाओ अब इससे फर्दर क्या इससे छोटा चार्ज पॉसिबल है? यस है। वो कैसे? देखो अब तक हमने पढ़ा कि हम एक एटम को जब ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं? एटम को ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। लेकिन जरा और आगे बढ़ो, अगर हम क्या करें? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को आगे फर्दर ब्रेक कर दें या एक न्यूट्रॉन को ब्रेक कर दें तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलता है क्वार्क्स, जो हमारे न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, these all are made up of quarks, ठीक है। और ये जो क्वार्क्स होते हैं इनके ऊपर दो ही टाइप का चार्ज होता है, +-1/3 एंड +-2/3। और ये 6 टाइप के होते हैं वैसे कुल मिला के, ठीक है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। अप, डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम, इस तरीके से आपको 6 टाइप के क्वार्क्स मिलेंगे, जो कि अल्टीमेटली जब हम इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को ब्रेक करके देखते हैं तो अलग अलग कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो 3 से मिलके कुछ आपका एक न्यूट्रॉन बन गया, तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस कुल मिला के आपको, इसमें क्या होता है? 0 चार्ज होता है, इसमें +1 होगा। +1 का मतलब +E, ये मान लो हमारा प्रोटॉन को शो कर रहा है। न्यूट्रॉन वाले में अलग से कॉम्बिनेशन आ जाएगी, इसकी एक अलग से कॉम्बिनेशन आ जाएगी और ये अल्टीमेटली आपको कितना चार्ज देगा? -E। ओके, आई होप सो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को बोल्ड करने के लिए आप एक छोटा सा हल्का सा न्यूमेरिकल सोल्व करके देखना, आपकी सभी बुक्स में दिया रहता है कि सपोज
वी आर गिवन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। हमारे पास कुछ 100 ग्राम पानी है जिसमें हमारे को निकालना है सपोज कि इसमें टोटल कितना चार्ज होगा, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस देयर इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। 100 ग्राम पानी में पॉजिटिव और नेगेटिव कितना चार्ज होता है। सो नाउ अब हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टॉप फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखना, क्योंकि आप 11th में 12th में आ चुके हो। ये 12th का फर्स्ट चैप्टर है, दैट मीन्स आपने 11th में आपने मोल कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से पढ़े होंगे, तो वहां से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए करिए ट्राई। अब दोबारा से जब आप इसको ऑन करोगे, अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको देख सकते हो, अदरवाइज जिनको आता है वो सॉल्यूशन ना देखें, आगे स्किप करके भी वीडियो देख सकते हैं। सुनाओ, कैलकुलेट करते हैं, चलो। H2O, वाटर हैज द केमिकल फॉर्मूला H2O, और H2O में आपका मोलिकुलर मास कितना, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, कितना हो जाएगा 2। और कैसे निकालते हैं, एक जनरल सा सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको, आगे भी याद रहेगा आपको। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ओनली एक प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन इसके पास होता नहीं है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स 2 प्रोटॉन्स प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, दैट मीन्स देर आर 8 प्रोटॉन्स प्लस 8 न्यूट्रॉन्स। और ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ये हर बार सही हो ये जरूरी नहीं होता है, बिकॉज जब आप एलिमेंट टेबल में बड़े न्यूक्लियाई देखोगे उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सेम नहीं होते हैं। सो मेक श्योर डोंट क्रैम दिस, इसको रट्टा मत लगाना इसका, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हर जगह वैलिड नहीं है, छोटे एलिमेंट्स के लिए कुछ के लिए लगभग सही हो जाता है हमारा। मोलर मास कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 8 एंड 8 16, दैट मीन्स 16, तो 18 ग्राम्स पर मोल, यानी एक मोल के अंदर कितना मास है हमारा 18 ग्राम्स। और हमारे पास कितना पानी है यहाँ पे, कुल मिला के 100 ग्राम्स पानी है, तो 100 ग्राम पानी में कितने मोल्स हो जाएंगे, 100 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास से डिवाइड कर दो पर मोल, तो ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ से एक मोल के अंदर ये कैसा है, मोलिकुलर है, हमारा कंपाउंड कैसा है, मोलिकुलर है, दैट मीन्स इतने सारे मोलिक्यूल होंगे। एवोगाड्रो नंबर का मतलब क्या होता है, देखो एवोगाड्रो number, Avogadro number is a constant that tells about the number of entities, जो नंबर ऑफ एंटिटीज की काउंटिंग है, और वो काउंटिंग कितनी होती है हमेशा 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये जरूरी नहीं है कि एटम्स ही होते हैं या मोलिक्यूल्स भी होते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। अगर आप आयंस को काउंट कर रहे हो, अगर कोई आपका कंपाउंड ऐसा है जो आयनिक नेचर का है, या आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर सकते हो, या प्रोटॉन्स को काउंट कर सकते हो, या इवन आप हीलियम के जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनको भी काउंट कर सकते हो, वो आयंस हो गए बेसिकली। तो इस तरीके से हम किसी को भी काउंट कर सकते हैं। तो एक मोल के अंदर कितने मोलिक्यूल होते हैं, इतने सारे। तो हमारे पास जब आप ये इसको सोल्व करोगे तो कुछ क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स, आप उस मोल नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल के पास सपोज हम पॉजिटिव चार्ज पहले निकाल रहे हैं, ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है इसके पास 100 ग्राम पानी के पास, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स हैं, देखो अभी निकाला था हमने, इसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं, इसके पास 8 प्रोटॉन्स हैं, यानी 10 प्रोटॉन्स एक मॉलिक्यूल के पास हैं, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स के पास इंटू 10 हो जाएगा। नाउ दिस मल्टीप्लाइड बाई, ये तो आ गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अब एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। सो जब आप इसको सोल्व करोगे, कर दो सोल्व जरा, कितना आ जाएगा 18 को इससे जब डिवाइड करोगे, आप इसका 100 नीचे ले लो,
18 थ्री जा 54, 6 बचा 62, 18 थ्री जा अगेन 54, 8 बचा अब की बार 80, 18 थ्री जा 54 अगेन 33.3। जस्ट पॉज फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड पॉज करना, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो यहां से आपको टोटल नंबर ऑफ चार्जेस मिल जाएगा, कैलकुलेट कर रहे थे 33.3, यहां से आ गया, यहां से 16 है, यहां से आप इसका भी डेसिमल हटा के नीचे 10 ले लो, यहां से 10 एक जीरो कट हो जाएगी, 33.3 मल्टीप्लाइड बाई 16, 16 थ्री जा 48, दैट मीन्स 4 हेयर, 16 थ्री जा अगेन 48 एंड 4 52, 16 थ्री जा 48, 48 एंड 5 53, और यहां पे हमारे पास एक डेसिमल पहले से है, दैट मीन्स, और दो यहाँ वाले भी ले लो अब साथ में, तो 5.32, क्योंकि बाकी कोई नंबर हमारे पास है नहीं तो हम जीरो को इनको हटा ही देते हैं, यहाँ से हो जाएगा यहाँ से। नाउ ये हमारे पास 100 इधर 10⁻⁻19 यानी 10⁻² प्लस 23 कितना हो गया 25, और 10⁻25 माइनस 19 कितना बचेगा, कितना बचेगा 10⁻25 माइनस 19, दैट मीन्स 10⁻6। इतने सारे आपके पास क्या आ गया, चार्ज आ गया, इतना कूलम। अब ये देखो जरा कि देखने वाली बात क्या है, दिस इज 10⁻6, दैट मीन्स दिस इज रफली 5 मिलियन कूलम्स ऑफ चार्ज, और एक कूलम जो चार्ज होता है वो बहुत ही बड़ी यूनिट होती है एक्चुअली में। अब ये 5 मिलियन है यानी 50 लाख कूलम के करीब, यानी अराउंड 53 लैक्स, तो यानी बहुत ही बड़ा चार्ज होता है सिर्फ 100 ग्राम पानी के अंदर, और इतना ही अमाउंट आपके पास क्या आएगा नेगेटिव चार्ज का, बिकॉज आपका पानी ऑल ओवर क्या है, न्यूट्रल है, दैट मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारे पास क्या है नेगेटिव चार्ज। सो चलो इसके बाद let us discuss about some fundamental properties of charge। कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या होती है चार्ज की, और उससे पहले आई थिंक हम एक चीज और डिस्कस करते हैं। चार्जेस की प्रॉपर्टी से पहले हम चार्ज करते कैसे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो हमें किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो कैसे करेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन पहले करें या चार्ज की प्रॉपर्टीज पहले करें। चलो हम पहले चार्ज करते कैसे हैं उसके बाद ये करेंगे कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर कैसे सकते हो। यहां से हमारी शुरुआत करती है एनसीईआरटी 12th की, जब आप फिजिक्स की बुक उठाओगे एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट, उस चैप्टर में पहली शुरुआत यहीं से होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थेल्स ऑफ माइलेटस, ग्रीस के अंदर एक जगह है, वहां पे एम्बर नाम के एक रेजिनस सब्सटेंस की डिस्कवरी हुई। एम्बर इज अ रेजिनस सब्सटेंस। रेजिनस का मतलब क्या होता है, बहुत दिन हम इसी कंफ्यूजन में रहे कि रेजिनस किसको बोलते हैं। रेजिनस होता है एक गोंद की तरह जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। आपने गम देखा होगा अपनी क्लास में, जब हम गम यूज करते हैं जो कि नोटबुक्स वगैरह चिपकाने के लिए यूज करते हैं, जिसका वो जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेजिनस सब्सटेंसेस। और वो गोंद थोड़ा कम रेजिनस होता है। वैसे अगर आप ओरिजिनल गोंद जो होता है, पेड़ जो होते हैं, पेड़ों के साइड में से एक लिक्विड निकलता है, उसको हम रेजिन्स बोलते हैं एक्चुअली में। तो वैसे जो सब्सटेंस होते हैं दे आर कॉल्ड रेजिनस सब्सटेंसेस। अब वहां के लोगों को जब ये एम्बर मिला, उन लोगों ने एक चीज नोटिस की कि जब हम इसको रब करते हैं किसी चीज के साथ तो इसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है नई, और वो क्या, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को, जब भी कोई छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स इसके आसपास रखे होते हैं लाइक पेपर पीसीज वगैरह, तो उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। क्या कर देता है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। नाउ एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा हम यहाँ पे रोक के रखते हैं, इसको जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे कि हाउ इज दैट पॉसिबल। चलो जरा इस क्वेश्चन को साइड में आप कहीं पे भी नोट डाउन कर लो, ताकि उस टाइम में दोबारा जब हम पढ़ें तो थोड़ा मजा आए कि हमें इसका आंसर कैसे मिला। नाउ फर्स्ट मेथड जो होता है चार्जिंग का यहीं से आया, रबिंग।
जब आप एम्बर को रब कर रहे हो या किसी भी सब्सटेंस को रब कर रहे हो, आपने बहुत सी क्लासेस लेके देखी होंगी, आपके स्कूल में भी गए होंगे आप, तो स्कूल में जो टीचर है सबसे पहला एक्सपेरिमेंट यही करके दिखाते हैं, स्केल लिया और स्केल के साथ छोटे छोटे पेपर पीसीज को अट्रैक्ट करके दिखाते हैं, देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो घर पे करके देखना। अगर आपके बाल थोड़े से ड्राई हैं, सूखे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट आपका इजीली सक्सेसफुल हो जाएगा। तो करना क्या है आपको, आपने क्या किया, एक प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट यानी कि आपका जो स्केल है उसको लिया और क्या किया, इसको रब किया। रब करने से इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और मेरे को क्या पता कि इस पे नेगेटिव ही आया, तो क्योंकि कई बार पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में, लेकिन इसको हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं। देखो, रिपल्शन एक श्योर टेस्ट होता है हमारा कि इस पे कौन सा चार्ज है, ठीक है। अट्रैक्शन, आप कोई जरूरी नहीं है कि अपोजिट चार्जेस में ही अट्रैक्शन हो, सिमिलर चार्जेस में भी अट्रैक्शन हो सकता है, या बिना चार्ज के भी अट्रैक्शन हो सकता है। सिमिलर चार्जेस में अट्रैक्शन नहीं होगा, सॉरी, रिपल्शन ही होगा, लेकिन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। इसीलिए अट्रैक्शन इज नॉट अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग, कि कोई दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। रिपल्शन श्योर टेस्ट होता है। हमने क्या किया, एक प्लास्टिक कोम को रब किया। अब ये भी पता करेंगे कि इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों हम कहते हैं, देखो बाद में कैसे। चलो अभी कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, फिर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा साइड में। अब इस पे चलो कोई भी चार्ज रैंडमली एक बार के लिए हमें नहीं पता है इस पे कौन सा चार्ज आया, ओके ना। अब ने क्या किया, ये है हमारा क्या, प्लास्टिक का एक स्केल। नेक्स्ट हमने क्या किया, चलो हमारे पास, हम लैब के अंदर हैं, हमने ली एक ग्लास की रोड, ग्लास रोड। अब हमने क्या किया, इसको चार्ज करने के लिए हमने इसको एक सिल्क के कपड़े से रब किया, ठीक है। अब सिल्क के कपड़े से जब रब किया तो इस पे कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, और सिल्क के कपड़े पे भी कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया कि चार्ज आता क्यों है रबिंग की वजह से, ठीक है, ये भी डिस्कस करते हैं, जरा एक बार इसको चेक कर लेते हैं नाउ। अब हम इस कपड़े को लेके गए इस प्लास्टिक स्केल के पास, जिसमें कुछ ना कुछ चार्ज था पहले से, क्योंकि हमने इसको अपने सिर से रब किया है, तो कुछ ना कुछ तो चार्ज आया होगा नाउ। अब हम इसके पास जब लेके गए तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो दैट मीन्स जो चार्ज इस पे है वही चार्ज इस पे है, ओके नाउ। और जब हम इसके पास लेके गए तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स इन दोनों में अपोजिट चार्ज है। चार्ज तो हमें कंफर्म हो गया कि तीनों ही चार्ज हैं, तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कन्वेंशन मान ली कि हम सिल्क के कपड़े को हमने क्या मान लिया, नेगेटिव चार्ज मान लिया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव ही नेगेटिव को रिपेल करता है स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये ग्लास रोड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रही है सिस्टम से। नाउ ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं, देखो ये बड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत सारे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो इससे पूछे जाते हैं वाइवा वगैरह के अंदर। अगर आपका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से क्लियर होगा देन आप इजीली आंसर कर सकते हैं इन चीजों को। सपोज ये जो प्लास्टिक है, जो आपने इसको अपने हेड से रब किया, तो क्या प्रोसेस होता है असल में, तो आपको क्या मानना है, एक इमेजिनेशन, थोड़ा सा अपना दिमाग में इमेजिन करो कि आपने जिस पार्ट को, ये मान लो एक बार के लिए मेरा प्लास्टिक का ये मार्कर भी, मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। तो जो सरफेस मेरा हेड के साथ यहां से रब हुआ, और जो मेरा सिर का सरफेस यहां से जिसके साथ ये रब हो रहा है, दोनों सरफेसेस बेसिकली क्या कंटेन करते हैं, उनमें अपने मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे कुछ ना कुछ। तो सरफेस पे जो चार्जेस, दो मैंने अलग अलग मटेरियल्स को रब किया है, ठीक है। तो दोनों मटेरियल्स, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हो सकता है एक नया वर्ड हो, तो जरा इसको भी समझ लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
यानी इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ दूसरे मटेरियल से खींच लेगा। पहले दोनों क्या है, न्यूट्रल, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स यहाँ पे जितने टोटल ऑल ओवर बराबर है तो ऑल चार्ज जीरो हो गया, यहाँ पे भी जीरो हो गया। दैट मीन्स दोनों न्यूट्रल है। पहले जैसे ही रब किया, सपोज ये हमारा प्लास्टिक वाला है और ये हमारा हेड या हमारे हेयर बोल सकते हो आप, बाल। सो नाउ प्लास्टिक की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अवर हेयर, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल ओवर नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज फिजिकली आया, देखो कैसे, वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए। और इलेक्ट्रॉन एक फिजिकल क्वांटिटी है, यहां से एक चीज समझना, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मास भी है अपना, क्या है, मास भी है और चार्ज भी है, तो दोनों ही चीजें हैं। इट मीन्स कई बार पूछता है ये क्वेश्चन कि सपोज एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, तो जब आप ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हो क्या उसके मास में कोई डिफरेंस आता है? यस आता है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जब इधर आए हैं तो इसका मास कुछ ना कुछ कम हुआ है, इसका मास कुछ ना कुछ ऑल ओवर बढ़ा है, ऑब्वियस सी बात है। इन टर्म्स ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। अब एक क्वेश्चन जो मेरे को याद आता है, मेरे से प्रैक्टिकल में पूछा गया था 12th क्लास में, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। टीचर ने पूछा कि बेटा इज इट पॉसिबल कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है वो सेम इलेक्ट्रॉन और वो इसके पास भी है, क्या ये हाफ हाफ शेयर कर सकते हैं? सपोज 1/2 E और ये 1/2 E, क्या ये पॉसिबल है? इन दिस कंडीशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग हैं तो आधा आधा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल। हाँ, कुछ एटॉमिक केसेस में होता है, मोलिकुलर केसेस में, कि एक इलेक्ट्रॉन इधर वाला जो एटम है और इधर वाला एटम, ये कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इसके पास रहता है इफेक्टिवली, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इसके पास रहता है। उन केसेस में मिल जाएगा आपको, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो मिल जाता है कई जगह, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल स्केल पे, बड़े स्केल पे आपको ये पॉसिबल नहीं है। आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप अब इजीली आंसर कर सकते हो नाउ। और चार्जिंग भी समझ में आ गई कि रबिंग से चार्जिंग होती कैसे है, कि जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, दूसरे वाले के पास ऑल ओवर जो इलेक्ट्रॉन पहले न्यूट्रल कर रहे थे टोटल प्रोटॉन्स को, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, कमी, और इस वजह से वहां पे क्या आ जाता है, ऑल ओवर पॉजिटिव चार्ज। आई थिंक आ गया समझ में, आ जाना चाहिए यार। नाउ इसके बाद दूसरा जो मेथड है चार्जिंग करने का, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का, दैट इज बाय इंडक्शन, दैट इज बाय इंडक्शन। तो इंड्यूस वर्ड अगर आपने कभी सुना हो, इंड्यूस नहीं सुना होगा तो आई थिंक सीड्यूस वर्ड सुना होगा। सीड्यूस थोड़ा सा, वैसे किसी को सीड्यूस करना, सीड्यूस करने का मतलब होता है किसी को सेक्सुअली एक्साइट करना, ठीक है। और इंड्यूस करने का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट है जो कि अनचार्ज्ड है, कैसा है, अनचार्ज्ड, यानी ऑल ओवर क्या है, न्यूट्रल, जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ऑल ओवर रैंडमली ये डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसे होता है? नहीं होता है। ऐसे होगा हमेशा इसके जो ऑल ओवर मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूम रहे होंगे और एक मॉलिक्यूल टोटल न्यूट्रल होता है हमेशा। तो हमने ये माना कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है, और कैसा है ये, सपोज एक बार के लिए हम इसको कंडक्टर मानते हैं, कंडक्टर में समझना थोड़ा सा आसान होता है। नाउ अब जैसे ही आपने क्या किया, अब मेटल क्यों लिया मैंने, अब यहाँ पे एक लाइन और जोड़ लो अपनी नॉलेज में, जो आपको पूरी 12th की फिजिक्स में काम आने वाली है। क्या ये बच्चे हमारे वाले ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, सुन लो जरा, ठीक है। कंडक्टर्स, कंडक्टर्स की एक खूबी क्या होती है, देखो, कंडक्टर्स आर द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, हमारे गुरुजी कहा करते थे, और बहुत सारी बुक्स भी यही बताते हैं, दे आर द
सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये समुंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। अब समुंदर कैसे, जैसे थर्ड चैप्टर जब हमारा आएगा उसमें हम एक चीज पढ़ेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब, इसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के अंदर। और जब आप मेटल्स में ये नंबर देखोगे, दैट विल बी ऑफ अ वेरी ह्यूज ऑर्डर, 10⁻12 के आसपास आएगा आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, यानी कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। आप इससे कितने भी इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हो, कहने का मतलब। इसीलिए मेटल्स क्या कर देते हैं, जब भी उनमें से हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल क्रिएट होता है तो चार्जेस इजीली भागते हैं एक जगह से दूसरी जगह। नाउ तो इस केस में हमें क्या करना है असल में, नाउ जैसे ही हमारा ये क्या था, न्यूट्रल था पहले, नाउ न्यूट्रल है, अभी हमने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, मैं गया लैब में, मैंने एक ग्लास रोड ली, उसको पॉजिटिवली चार्ज कर लिया। तो जैसे ही मैं इसके नजदीक लेके गया, एज सुन एज आई एम टेकिंग दिस ग्लास रोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज क्लोज टू दिस मेटल, तो इसमें कुछ हलचल शुरू हो जाएगी। हलचल कैसे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली अपना जो सबसे सूटेबल पोजीशन होती है वहां भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाग सकते हैं, अलाउड है उनको, फ्री है वो बेचारे। कहने का मतलब एक तरीके से आप इसको ऐसे सोचो कि कोई शो होने वाला है, सामने से कोई अच्छा सा सिंगर आया और कॉलेज में होगा, कॉलेज में आप फ्री हो, क्लास से बाहर हो, तो आप जो मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैसे होते हैं बाहर वाले स्टूडेंट्स की तरह, कॉलेज में जो इजीली घूम सकते हैं। जैसे ही कोई एनर्जी आई तो खींच के वहां पे सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये पॉजिटिव है तो यानी कोई ना कोई एक्टर आया हुआ है, तो इधर से नेगेटिव चार्ज जितना भी होगा वो क्या कोशिश करेगा, इधर इसके नजदीक आने की। पहले ये मैं ऑल ओवर क्या था, न्यूट्रल, सब जगह जितना छोटे से छोटे वॉल्यूम में भी अगर आप कंसीडर करते तो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आपको मिलते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से कुछ इधर आ चुके हैं। अब यहाँ पे ऑल ओवर न्यूट्रल होने की बजाय यहाँ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब जो इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से है, आए तो मेटल के अंदर से ही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया फिर, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे क्या चार्ज बिल्डअप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और जैसे ही आप क्या करोगे, सपोज आपने क्या कर दिया, इसको अर्थिंग कर दी, यहाँ से क्या कर दी, अर्थिंग, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो इस मेटल को जैसे ही आपने अर्थ से कनेक्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन्स तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इससे रिपेल हो रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर भाग जाएगा, नहीं भागेगा, क्योंकि मेटल क्या है, सॉलिड है। सॉलिड के अंदर जो आपका मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और न्यूक्लियस अपनी पोजीशन को छोड़ के नहीं जा सकता यहाँ से, तो ये क्या करेगा, आपकी अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देंगे। और कब तक जाएंगे, जब तक ये आपका यहाँ से सिस्टम ऑल ओवर जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रल ना हो जाए। और न्यूट्रल हो गया मतलब यहाँ पे ये और अट्रैक्ट कर रहा है, ऑल ओवर इलेक्ट्रॉन्स अभी भी आते रहेंगे, ऑल ओवर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही आप इसको हटाओगे, यहाँ से डिस्कनेक्ट करोगे और इसको भी दूर ले जाओगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, कुल मिला के नेगेटिव चार्ज। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसको लिखेंगे कैसे, when an object is charged by placing it in the vicinity of a charged object। विसिनिटी एक नया वर्ड हो सकता है कई लोगों के लिए,
तो इसको जरा समझ लो। विसिनिटी का मतलब होता है सराउंडिंग एक तरीके से, ठीक है, कि आप एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग में, उसके नजदीक में कहीं क्या कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उस पर जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब ई कैसे, अब इसमें फिजिक्स में होती है, देखो थोड़ी सी भी कंडीशन अगर आपने बदल दी तो पूरा का पूरा डामाडोल हो जाएगा सिस्टम। अगर सपोज करो हम यहां से इसको यहां पे अर्थिंग नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, अर्थिंग नहीं करते हैं, तो क्या होगा हमारी इस कंडीशन में, अर्थिंग नहीं करने से जैसे ही, ठीक है, अर्थिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, तो ये अर्थिंग वाली हमने वायर एक बार के लिए हटा ली, तो यहाँ पे अर्थ से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, तो यहाँ पे एक बार के लिए क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। बट जैसे ही आप इसको दूर लेके जाओगे तो फिर से ये अपने आप को क्या कर लेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करके ऑल ओवर चार्ज फिर से जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आई थिंक अब इससे ज्यादा आगे समझाने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपका भी दिमाग कुछ ना कुछ तो चलता ही होगा, 12th में हो गए साइंस लेके। हाँ चलो भैया बच्चा लोग, नेक्स्ट मेथड। फर्स्ट था आपका चार्जिंग बाई, अब ये देखो, ये मैं क्या कर रहा हूं, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूं। आपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी ये बहुत बार देखे होंगे। जब मैं ये फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, कैसे लगा रहा हूं, ऐसे, तो इसका एक कंपोनेंट किधर है, इधर, जो रोड की साइड में, रोड की साइड के मतलब ये जो बोर्ड है ये हमारा रोड है एक बार के लिए, तो इसके अलोंग जा रहा है मेरा, हाँ, और एक इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो फिजिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, हर जगह काम आती है, सारा दिन लगती है, और अगर आपको लगानी आ गई तो मजा भी बड़ा आएगा। तो न्यूटन अंकल पागल नहीं थे, सही थे, अच्छे थे, तो डोंट से एनीथिंग बैड टू हिम प्लीज। बहुत कुछ देके गए हमारे को, और आज हम जितनी सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं मोस्ट ऑफ जो है वो उन्हीं की वजह से। नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद है तीसरा हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये बड़ा सिंपल सा और आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब क्या है कंडक्शन, कंडक्शन आपने एक वर्ड कंडक्शन कई बार सुना है, 10th में भी सुना था, उससे पहले भी सुना है, 10th से पहले भी, 6ठी 7वीं क्लास में आता है हमारे पास, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स आते हैं। तो कंडक्शन का मतलब या कंडक्टर्स का मतलब, कंडक्शन इज द प्रोसेस, कंडक्टर इज अ सब्सटेंस, कंडक्टर एक चीज होती है, कंडक्शन एक प्रॉपर्टी है। कंडक्शन क्या प्रॉपर्टी है कि आप अपने अंदर से क्या अलाउ कर रहे हो, टू फ्लो चार्ज, मतलब कहने का कि चार्ज कैन इजीली फ्लो थ्रू एन ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट, जो कंडक्टर होते हैं, सभी में से नहीं करेगा, ओनली कंडक्टर्स अलाउ करते हैं। नाउ कंडक्टर वो सब्सटेंस जो अलाउ करते हैं। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग सोचते रह गए और उसने अप्लाई कर दिया। इसीलिए छोटी छोटी साइंस जब आप अप्लाई करना सीख जाओगे तो साइंस आपको बहुत लाइफ में आगे लेके जाएगी ना। तो यानी कहने का मतलब, सपोज हमारे पास क्या है, एक बोल ली हमने, आसान सा एग्जांपल लेते, क्या लिया, एक मेटालिक बोल, जिसके ऊपर हमने कुछ चार्ज दिया कैपिटल Q। नाउ एक बॉल आइडेंटिकल इसी शेप एंड साइज की है, इसी शेप एंड साइज की। आइडेंटिकल मतलब यही होता है कि शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। तो जैसे ही आप इन दोनों को टच करोगे, क्या करोगे, टच। अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों को टच करवा दिया और फिर से इनको सेपरेट कर दिया। ना क्या हम इनको हाथ में पकड़ के लेके जाएंगे ऐसे, नो वे। हम क्या करेंगे, पहले इसको एक इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट से होल्ड कर सकते हो आप, या तो कहीं साइड से, या इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख लो,
काम हमारा क्या है कि इसमें जो चार्ज है वो हमारी बॉडी के थ्रू पास ना हो। समझ में आ रही है चीज? पास हो गया तो फिर चार्ज कहाँ रहेगा, आपकी बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। नाउ जैसे ही टच किया फिर से दूर लेके गए तो अब क्या होगा, अब ये कुछ ऐसा होगा, जरा सोच के देखो। चार्ज, अभी हमने एक चीज अच्छे से इमेजिन कर लेना, चार्ज आने का मतलब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नेगेटिव चार्ज। सपोज ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हमें अच्छे से समझना है कि कैसे एक्सप्लेन करें इसको। जैसे ही आप इन दोनों को टच किया तो इसके पास क्या है, कुछ चार्ज नहीं है। कुछ चार्ज नहीं होने का मतलब ऑल ओवर ये न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम है बेचारे के पास, तो अब क्या होगा, अब जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, ये जैसे ही टच करोगे ये क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और कब तक मूव करेंगे, जब तक दोनों पे बराबर चार्ज ना आ जाए। यानी कहने का मतलब टोटल सिस्टम ऑफ द चार्ज, दोनों को मिला के कितना चार्ज है हमारे पास, Q, और दोनों सिमिलर साइज के हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q/2, एंड इस पे भी Q/2। क्यों हुआ Q/2, क्योंकि शेप एंड साइज बोथ आर सेम फॉर बोथ ऑब्जेक्ट्स। आसान है, आई थिंक समझ में आ गया। अब इससे थोड़ा सा हटके एक क्वेश्चन लेते हैं कि शेप एंड साइज, क्या शेप एंड साइज क्या होता है, शेप एंड साइज होता है। वैसे थोड़ा सा गले से आवाज आ रही है, शेप नहीं होता है, शेप क्या होती है, शेप एंड साइज। थोड़ा गला खराब है सर्दी की वजह से। चलो अब हम लेते हैं कि सपोज हम एक ऑब्जेक्ट लिया हमने ये, और एक ऑब्जेक्ट लिया हमने ये। अब क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ, और हमने क्या मान के चले कि इसका सरफेस एरिया सपोज कुछ A है, और इसका सरफेस एरिया इससे 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, कुछ भी दे सकता है, वो सामने वाले की मर्जी है, क्वेश्चन पूछने वाले की। अब उसने क्या बोला कि तो ये जो छोटे वाली बॉल है इसके ऊपर कुछ चार्ज दिया गया है हमें -Q। अब की बार हम नेगेटिव चार्ज देते हैं। दिख रहा है, मेरे को लगता है थोड़ा हमारा मार्कर लाइट हो गया है। चलो आई थिंक, आई होप सो दिखता रहे। चलो ये कितना हो गया, -Q। अब दोनों जब टच करेंगे तो किस पे कितना चार्ज आएगा। अब दोनों शेप एंड साइज में तो सिमिलर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल चार्ज तो शेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ज्यादा सरफेस एरिया में चार्ज भी वो ज्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। तो इसीलिए कैसे सोल्व करते हैं, देखो इसको। अब कुल मिला के सपोज करो इसका एरिया A है, इसका 3A है, तो टोटल एरिया कितना हो गया हमारे पास, टोटल एरिया जिसके ऊपर ये चार्ज जाएगा कितना हो जाएगा, A + 3A, कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ A हो गया। सो नाउ 4 टाइम्स A पे डिस्ट्रीब्यूट होना है। और चार्ज है कितना हमारे पास, Q है, कितने पे डिस्ट्रीब्यूट होना है, 4A पे, तो पर यूनिट Q/4A आ गया। यानी यहाँ पे हमारे को 4 टुकड़ों में बांटना है, कहने का मतलब टोटल 4 आ रहा है, 4 टाइम्स ऑफ एरिया। और इसके पास कितना एरिया है A, इसके पास है 3A। यानी कहने का मतलब इसको एक एग्जांपल से जरा समझ लो, या इसको ऐसे एक बार सोल्व कर लो, ठीक है। ऐसे करोगे तो इसके पास A चार्ज है, यानी इसके पास कितना हो जाएगा, Q/ टोटल चार्ज 4 हिस्सों में बांटना है हमारे को, तो Q/4 इसके पास आ जाएगा, और दूसरे के पास Q/ कितना आ जाएगा, 3/4Q। क्यों आ जाएगा, आप देखो जरा ध्यान से, इसको एग्जाम्पल से समझो। आपके पास है कुल मिला के 100 लड्डू, कितने हैं, 100 लड्डू, 100 लड्डूस। अब इन लड्डूस को आपको पैक करना है 2 डब्बों के अंदर। एक डब्बा है A साइज का, दूसरा है 3A साइज का। कितने साइज का, 3A साइज का है। तो
यहाँ पे जब a है, यहाँ पे 3a है, टोटल एरिया कितना हो गया हमारे पास 4a। कितना हो गया 4a। लड्डू कितने हैं हमारे 100। कितने हिस्सों में डिवाइड होंगे 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, तो यानी 25 लड्डू पर एरिया। एक सिंगल यूनिट ऑफ एरिया में कितने लड्डू आ रहे हैं 25 आ रहे हैं, तो यानी ये वाले में कितने लड्डू आ जाएंगे 25, बाकी जो बचेंगे 75 इसमें आ जाएंगे। सिमिलर ही तरीके से हमने यहाँ पे किया, देखो टोटल हमारे पास कितना है a प्लस 3a, यहाँ से q/4, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो q/4 a आ रहा है, यानी q/4 चार्ज पर यूनिट एरिया आपके पास आ रहा है। पहले वाले में कितना है a एरिया है, तो इसको a से मल्टीप्लाई कर दो, a से a कैंसिल हो जाएगा, पहले में q/4, दूसरे वाले में q/4 पर एरिया आ रहा है हमारा चार्ज, कितना एरिया हमारे पास 3 टाइम्स a से a कैंसिल 3/4q आ गया भाई आंसर। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और ये जो क्लासेस हम रखेंगे थोड़ा लेंथी रखेंगे, बिकॉज हम एग्जाम से काफी नजदीक हैं, और आई होप जितने कम लेक्चर्स में हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाए और आपका सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस अच्छे से हो जाए, तो उतना ही हमारे लिए बेटर है। और कुछ हम आगे चल के नीट वगैरह या आईआईटी वगैरह इनके भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे। एक बार के लिए हम मेनली सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस पे ही फोकस रखेंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है, क्या छोड़ा था उससे पहले सॉल्व करने से, चलो वो थोड़ा बाद में करेंगे। अभी एक बार हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज करते हैं, क्योंकि उसका आंसर बाद में ही हमारे को पता लगेगा कैसे होता है। आई होप सो ज्यादा लंबा हो जाता है अगर लेक्चर, तो आप कुछ टाइम के लिए थोड़ा पॉज ले सकते हैं, कुछ पानी पियो, आराम से सांस लो, इधर उधर घूम के आओ 2-3 मिनट, माइंड फ्रेश हो जाएगा। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है जब भी आपको ऐसा लग रहा है यू आर फीलिंग सम लैक ऑफ ऑक्सीजन, आपको यहाँ पे दिमाग चलना बंद हो गया आपका। बहुत बार होता है हमारे साथ, हम कई देर जब लंबे टाइम के लिए बैठते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है। थोड़ा पानी पियो, खिड़की खोलो, आजकल तो ठंडा है वैसे ही, खिड़की मत खोलना, ठीक है, थोड़ा वैसे ही घूम के आ जाना बाहर। सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब आप आई थिंक आ गए होंगे वापस, पॉज करके चले जाना, दोबारा से यहीं से मिलेगी वीडियो। और रिकॉर्डिंग में पढ़ने का ये बड़ा मजा होता है, आप सेम चीज कभी भी देख सकते हो दोबारा से, आपका मन किया आपने दोबारा से देखना शुरू कर दिया, ठीक है। चलो, फर्स्ट प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की, ठीक है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज कैसे नेचर का होता है, एडिटिव नेचर का होता है। अब इनको अच्छे से समझना, ये अच्छे से समझ में आ गई है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लगभग कॉन्सेप्ट इसी में भी कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक मार्कर चेंज कर लेते हैं हम। नाउ तो एडिटिव नेचर का होने का मतलब कि आप चार्ज को इजीली क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। आपको अगर निकालना है किसी दो गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं आपके पास, यानी कहने का मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट दिए किसी ने आपको, क्या दिए, दो ऑब्जेक्ट, या तीन भी दे सकता है। सपोज Q1 चार्ज है पहले वाले पे, Q2 है दूसरे वाले पे, Q3 है तीसरे वाले पे। और ये ऐसे क्वेश्चंस 2-3 बार पूछे जा चुके हैं नीट वगैरह में भी और जेई मेंस वगैरह में भी। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, देखो कुल मिला के मान लो यहाँ पे कुछ 5 चार्जेस हैं, Q4 एंड Q5। सपोज ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। सो कहने का मतलब ये हमारा पूरा एक सिस्टम बन गया, कुल मिला के टोटल ये एक सिस्टम है। तो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली आपको अलजेब्रा सबको आता है, 1 2 3 4 5 सबको जोड़ने आते हैं। बस करना क्या है, इसमें आपको ये जो सिंबल्स दिए गए हैं सामने,
जो साइंस दिए गए हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, यू हैव टू कीप देम इन योर माइंड while adding all these. So that means q net should be equal to q1, ये हमारा कैसा है नेगेटिव, प्लस q2, q2 इज ऑल्सो नेगेटिव इन नेचर, प्लस q3, q3 यहाँ पे हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है तो प्लस q3, q4 इज ऑल्सो नेगेटिव इन नेचर एंड द लास्ट वन इज q5। तो टोटल जो भी आपको नंबर्स गिवन होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका चार्ज निकल आएगा। सपोज मैं नंबर दे भी देता हूँ इनको, चलो ये हमारा है 1 माइक्रोकूलम, दिस इज 2 माइक्रोकूलम, दिस इज -3 माइक्रोकूलम्स। ये जो Q4 है हमने नेगेटिव लिया है तो इसको -1 माइक्रोकूलम मान लिया, इसको +5 मान लिया। तो कुल मिला के जब आप जोड़ के देखो, ठीक है, एक नेगेटिव वाले जोड़ दो, आसान कैसे रहता है, नेगेटिव नेगेटिव वाले जोड़ दो, 1 and 1 2, 2 and 3 5, ये एक प्लस का 5 है तो प्लस के 5 से माइनस के 5 तो 0 हो गए, और ये ओनली क्या बचा आपके पास 2 माइक्रोकूलम। तो टोटल सिस्टम का चार्ज कितना आया, ओनली 2 माइक्रोकूलम। और इसीलिए हमारा जो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उस पे जो एग्रीगेट चार्ज होता है सभी का अलजेब्रिक सम ही होता है। तो आप किसी भी प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट को या किसी को भी चार्ज करते हो तो टोटल चार्ज जो होगा उस सिस्टम का वो उन सभी चार्जेस का क्या होता है, अलजेब्रिक सम ही होता है। लेकिन हम उसको माइन्यूट स्केल पे वैसे जाके ऐड नहीं करते हैं, हम सिंपली बड़े स्केल पे उसको डायरेक्टली ही मेजर करेंगे। वैसे काउंट करोगे तो मॉलिक्यूल्स काउंट नहीं कर पाओगे प्लास्टिक पे, कैसे काउंट कर सकते हैं? क्योंकि इंसुलेटर्स पे जहां पे आप चार्ज करोगे वहीं पे पार्टिकल्स रहेंगे, इधर उधर शिफ्ट नहीं होते हैं। चलो इन कॉन्सेप्ट्स को भी जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हो गया आपका चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। हो गया। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज जो होता है आपका वो कंजर्व्ड होता है, और फिजिक्स में ये जो कंजर्व्ड वर्ड है ये बहुत जगह यूज होता है, इसीलिए आपको इस कंजर्व्ड वर्ड का मीनिंग बड़े अच्छे से आना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, आपने अदर सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का संरक्षण। ठीक है, हम प्रकृति को बचाए कैसे, हाउ कैन वी कंजर्व नेचर सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशंस कैन ऑल्सो हैव अ गुड लाइफ, अच्छी लाइफ उनको भी मिल सके, अच्छी सांसें उनको भी मिल सके, बिकॉज आवर ट्रीज आर द ऑक्सीजन पंप्स, और यू मे से दे आर द लंग्स फॉर अस। यही चीज है। तो कंजर्वेशन का मतलब यहाँ फिजिक्स में होता है कि एनी क्वांटिटी जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स द क्वांटिटी remains same before and after the process and after the process। अब हम जिस भी प्रोसेस की बात कर रहे हैं उस प्रोसेस में ये जो क्वांटिटी है हमारी, यानी कि जो हमारा नेट चार्ज है किसी का, दैट मस्ट रिमेन कांस्टेंट, वो जितना पहले था वही हमारा बाद में रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि आपने मान लो कोई केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं एक बार के लिए हम, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सबसे आसान सी। हाँ, कार्बन यानी कि हमारा कोयला is burning in the presence of oxygen, you may say combustion is going on। तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सम हीट। अब सर्दियों में वैसे भी आप कोयला यूज कर रहे होंगे, आपको पता है। ठीक है, तो कोल व्हेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है। ठीक है, और इसी की वजह से रिसेंटली बहुत केसेस रजिस्टर हुए हैं, कुछ 3-4 केस रिसेंटली दिल्ली में ही रजिस्टर हुए हैं एनसीआर के अंदर, जहां फुल फैमिली की डेथ हो गई इसकी वजह से। सिर्फ जो आप अंगीठी वगैरह जलाते हो या आपने रात को जला के छोड़ दिया, और
मस्ती से सो रहे हो, वाह क्या बात है, क्या नींद आ रही है, गरम गरम कमरा है, ठंड लग नहीं रही है। अब नींद में क्या होता है असल में कि आपकी बॉडी, जब हम देखो सोते हैं डायरेक्टली कभी नहीं सोते हैं, हम धीरे धीरे सब कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। हमारा कॉन्शियसनेस धीरे धीरे डाउन जाता है, जाएगा, और जैसे ही हम बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, और उस टाइम अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट आपकी हवा में ज़्यादा हो गया, वो एक पॉइजनस गैस होती है, वो आपको बेहोश कर देगी, उठने नहीं देगी, और वहां से आप कंजेशन महसूस करोगे, आपकी सांसें सीज हो जाएगी, समझ में आ गया, कोलैप्स हो जाएंगे आपके लंग्स, और आप अंतिम आपका जो रास्ता है वो कवर हो जाएगा आपका जिंदगी का। बेटर यही है, बच के रहें, सुरक्षित रहें। चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम कि इसमें चार्ज कंजर्व्ड कैसे रहा। क्या ये हमने एग्जाम्पल सही लिया है? ऑब्वियसली सही लिया। देखो कार्बन के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं, इसके अंदर जितने प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं, यहां भी कुल मिला के उतने ही रहेंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन ये एग्जाम्पल जनरली लोग कंसीडर नहीं करते हैं। हमारे को जो बुक्स में एग्जाम्पल मिलता है दैट इज, आपने बीटा डीके प्रोसेस पढ़ा होगा, पढ़ा तो होता ही नहीं, हमने फर्स्ट चैप्टर में बीटा डीके कहाँ पढ़ते हैं, बीटा डीके जाके आप पढ़ोगे न्यूक्लियस वाले चैप्टर में। हाँ, जिसमें क्या होता है कि एक आपका न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों वगैरह कुछ अलग टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे, एग्जैक्टली प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं होते हैं, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी क्या होता है, एक पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसमें चार्ज सेम ही होता है, प्रोटॉन के जैसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना ही होगा, कितना होगा, माइनस ई, यहाँ पे प्लस ई, और स्टार्टिंग में चार्ज कितना था, 0। सो कुल मिला के चार्ज हमारा पहले जितना है 0, वही हमारा प्रोसेस के बाद में है। जब ये न्यूट्रॉन अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो पहले भी चार्ज 0 है, बाद में भी चार्ज 0 ही है। इसका मतलब नेचर के अंदर जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है, ना तो बढ़ता है ना घटता है। समझ में आ गई बात? इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड। आई होप सो समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चले जीवन में, कोई रोक सके ना हमें। चलो नेक्स्ट है इसके बाद, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज, ओहो स्पेलिंग ही गलत हो गई, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस पे जनरली 1 नंबर या 2 नंबर में, या आप कह सकते हो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा ही जाता है लगभग, कि क्वांटाइजेशन होता क्या है और हम इसको इग्नोर क्यों कर देते हैं कई बार। चलो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पहले जानते हैं होता क्या है। देखो आपने पैसे खर्च किए होंगे जिंदगी में, जरूर किए होंगे कभी ना कभी। सभी लोगों के लिए पैसा एक इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ का। जब आपका 1 रुपया आज के टाइम में 1 रुपी, 1 रुपी इज द स्मॉलेस्ट करेंसी, इज द स्मॉलेस्ट करेंसी दैट यू कैन हैव और दैट यू कैन स्पेंड। आप जो खर्च कर सकते हो, 1 रुपए का सिक्का कम से कम खर्च कर सकते हो। आज के टाइम में 0.5 रुपीज, या आप कह सकते हो 50 पैसे, 50 पैसे के जो डिनोमिनेशंस हैं करेंसी के, ये आपको नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते हैं, ऑब्वियसली नहीं मिलते हैं। सिमिलरली क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि क्वांटा, या आप कह सकते हो क्वांटम या क्वांटा, यानी चार्ज एग्जिस्ट जो करता है हमारा, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक क्वांटम या क्वांटा ऑफ चार्ज, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा हमेशा
कुल मिला के जो चार्ज होगा दैट विल ऑलवेज बी प्लस माइनस n इंटू ई, वेयर n इज एन इंटीजर। अब इंटीजर किसको बोलते हैं हम? इंटीजर जो हमारे फुल नंबर्स होते हैं, +1 -1 +2 -2 +3 -3। वाई आर यू स्माइलिंग? क्या हो गया? प्लस माइनस एन ई, यानी कि n जो है इंटीजर है हमारा, और e हमारा यहाँ पे क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। अगर हम प्लस यूज कर रहे हैं दैट मीन्स दैट इज द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, और माइनस यूज कर रहे हैं दैट मीन्स चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यानी कुल मिला के जो चार्ज होने वाला है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स गिनती में होंगे हमारे पास, 100 हो गए, 200 हो गए। ऐसे नहीं हो सकता, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी एक बताया था तुम्हारे को, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं, जैसे 1/12 या 1/12 ई, ऐसे चार्ज आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी ये पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, एज अ होल नंबर ही आपको ये मिलेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं इसमें अब इसमें एक ही क्वेश्चन हो रहा है इसी के बाद जस्ट, कि व्हाई कैन वी इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर क्यों कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? बड़ा ही सिंपल सा रीजन है। देखो, ये कुछ ऐसा है, देखो प्रैक्टिकल जब हम बात करते हैं हमारी जिंदगी की, जब भी हम कभी किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज लेके आते हैं या नेचुरली उस पर आता है, तो कम से कम माइक्रोकूलम, नैनोकूलम, या इस यूनिट में तो जनरली रहता ही है, माइक्रो की फॉर्म में, माइक्रोकूलम या मिलीकूलम्स, इनकी फॉर्म में रहता है जनरली। नैनोकूलम तो बहुत छोटा चार्ज रहता है। वैसे प्रैक्टिकली जो हम बात करते हैं जनरली चार्ज इसमें या इसमें मिलता है हमारे को। अब एक माइक्रोकूलम जो होता है उसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जरा ये क्वेश्चन हम करके ही देख लेते हैं जरा। तो एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स नेगेटिव। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज, -1 होगा, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर रहे हैं, तो -1 कूलम कितना हो जाएगा? 1 बाई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई ई। ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 ऊपर 1 है, 10/16 कितना आ जाएगा? 0.625। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻⁻90, यानी 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से डिवाइड कर दो। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो चार्ज है जनरली माइक्रोकूलम में होता है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, यानी इसको अगर हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइक्रो में मिल जाएगा। यानी एक माइक्रोकूलम में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 18 - 6 कितना बचेगा? 12। और 10⁻12 का मतलब होता है 1 बिलियन। बिलियन नहीं, बिलियन से भी ज्यादा ही होता है। एक सेकेंड, 10⁻7 होता है 1 करोड़ हमारा, और 100 करोड़ जो होते हैं 1 बिलियन के बराबर होते हैं। तो यानी 10⁻9 जो होता है 1 बिलियन होता है। 1000 बिलियन हो गया। कितना हो गया? 1000 बिलियन। और 1000 बिलियन बहुत बड़ा नंबर हो गया। और हमारी देसी कैलकुलेशन जो होती है, इंडिया की कैलकुलेशन है, उनके अकॉर्डिंग करोड़ों में अगर हम गिनती करें कितना हो गया? 10⁻7 का मतलब 1 करोड़। अब जीरो कितनी और बची हुई है? 5 और बची हुई है, यानी 1,00,000 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक माइक्रोकूलम चार्ज के अंदर। और चार्ज जब ट्रांसफर करता है तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब जाएगा तो किसकी टर्म्स में जाएगा? या तो माइक्रोकूलम्स की फॉर्म में जाएगा या आपका मिलीकूलम्स, यानी कि कम से कम इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं कितने? 1,00,000 करोड़। अब उसमें से सपोज करो एक आध इलेक्ट्रॉन की गिनती हमने कम कर ली, क्या कोई फर्क पड़ेगा इन दोनों में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज स्टेप साइज इज वेरी स्मॉल। आपका कदम जो है वो बहुत ही छोटा है, इसीलिए क्वांटाइजेशन कैन बी इग्नोर्ड। नाउ अब ये हो गई हमारी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम हमारे कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। अब ये तो था हमारा चार्ज की प्रॉपर्टीज। अब क्या पढ़ेंगे? कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? देखो, कूलम्ब्स लॉ, इज देयर सम वाटर? तो देखो, अब हमें चार्जेस के बारे में पता लग गया, चार्ज क्या होते हैं, चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे लेके कैसे आते हैं, और चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है, पता लग गया ना। अब हमें ये पता करना है कि दो चार्जेस अगर हैं, क्या है? दो चार्जेस। हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट को चार्ज कर लिया। पहले वाले ऑब्जेक्ट को हमने चार्ज दे दिया कुछ Q1 और सेकंड वाले को दे दिया कुछ Q2 नाउ, और उनको रख दिया हमने कुछ सेपरेशन जो कि उनके सेंटर्स के बीच में है। इतनी है R, इतनी है R। नाउ वी वांट टू नो कि अब जो हमें इतना तो पता है, देखो अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, क्योंकि ये चीज हमने पहले ही पढ़ ली। पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट अगर नेगेटिव और पॉजिटिव हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। अब करेंगे कितना, फोर्स कितना होगा, वो हम जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट फोर्स कितना होगा। नाउ उसके लिए कूलम्ब ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। और देखो एक्सपेरिमेंट आपने सबने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा, पढ़ा है, लेकिन हम इसको एक अलग तरीके से पढ़ते हैं। चलो, कूलम्ब ने एक्सपेरिमेंट किया था, उस टाइम कूलम्ब के पास चार्ज को मेजर करने के लिए कोई भी डिवाइस नहीं था, ठीक है। तो अब उसने कैसे पता लगाया कि चार्ज, आपने पढ़ा होगा चार्ज का जो प्रोडक्ट होता है Q1 एंड Q2, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन उसने पता कैसे लगाया? अब ये तो आप डेटा से पता लगा सकते हो कि Q1 Q2 आपने जब चेंज करोगे, पहले आपने रखा मान लो 1 कूलम, इसको भी 1 कूलम, अब आपने डबल कर दिया या ट्रिपल कर दिया, इसको कर दिया मान लो 3 कूलम, इसको कर दिया 2 कूलम। तो ये जब डेटा लोगे, एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन डालोगे, तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप फोर्स मेजर कर सकते हो, तब वहां से डेटा निकाला जा सकता है। अब उस टाइम पे तो उसके पास चार्ज मेजर करने के लिए कोई था ही नहीं कुछ, उसने किया कैसे? बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसको जरा ध्यान से देखना। उसने सिंपली क्या किया, जो हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या कि अगर हम आइडेंटिकल साइज की बॉल्स लेते हैं, क्या करते हैं? आइडेंटिकल साइज की बॉल्स लेते हैं। उसने क्या की, दो बॉल ली, क्या ली? दो बॉल्स। इस पे चार्ज लेके आया, वो कुछ भी चार्ज, रैंडम चार्ज क्यों लेके आया, लेके आया। अब जैसे ही आप क्या करोगे, इसको और इसको टच करवाओगे, दोनों सेम साइज की हैं, चार्ज कितना हो जाएगा? Q/2 एंड Q/2 करवा दिया। अब उसने क्या किया, इस बॉल को किसी दूसरी अनचार्ज्ड बॉल के साथ टच करवाया, इस वाली को। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों पे नीचे जब टच करवाने के बाद कितना हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा, Q/4 एंड Q/4 कर सकते हैं। ऐसे ही किया था उसने, क्योंकि उसके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए कोई भी डिवाइस नहीं था कि कितने कूलम चार्ज किस ऑब्जेक्ट पे है। उसने रफली क्या किया, ये कॉन्सेप्ट लगाया, एक चार्ज को, ऑब्जेक्ट को चार्ज किया, इक्वल शेयर किया, फिर अगेन इक्वल शेयर किया, और ऐसे फर्दर करता गया, और अलग अलग चार्जेस का डेटा उसको मिल गया। क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी आपको इनसे भी मिल सकती है इजीली, कि आपका जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ दी फर्स्ट एंड सेकेंड चार्ज, मिल गई नाउ। और डिस्टेंस आपके हाथ में है, आप डिस्टेंस कितना भी बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। अब उसने क्या चेक किया, डिस्टेंस पहले 1 मीटर पे रखा, जो फोर्स लग रहा है 2 पे रखा, तो फोर्स 4 गुना कम हो गया, स्क्वायर टाइम्स कम हो रहा है, 3 पे करा तो 9 टाइम्स कम हो गया। तो इसका मतलब डेटा यहां से ऐसे करके निकाला जाता है। समझ में आई बात एक्सपेरिमेंट की? तो कुछ आपको थ्योरी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट का भी पता होना चाहिए। नाउ तो हम इसको लिखेंगे कैसे? चलो नोट्स में आपको
यहाँ पे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलो हम इसको समझते हैं बस वैसे कि तो कूलम्स ने क्या बोला, कूलम जो थे उन्होंने बोला द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them, and ultimately combining both the equations you will get f is proportional to q1 q2 upon r square। तो कुल मिला के इक्वेशन बन गई ये। अब ये इक्वेशन है प्रोपोर्शनैलिटी की, कि कोई चीज किसी के प्रोपोर्शनल है, अगर ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है अभी भी नहीं पता लगी हमें। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट करते हैं और वहां से हमें एक कांस्टेंट मिल जाता है यहाँ का। और यहाँ जो कांस्टेंट हमने निकाला वो क्या था हमारा, जिसको हम लिखते हैं या तो k के साथ, ठीक है, या फिर हम इसको लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 एंड अपॉन में r स्क्वायर। इतना न्यूटन फोर्स लगेगा दो चार्जेस जो कि r सेपरेशन पे है और जिनका मैग्नीट्यूड q1 एंड q2 है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है, जो चार्जेस प्लस माइनस है वो साइन भी साथ में यूज करोगे और सारी चीजें। अब इसमें ये देखो फॉर्मूले में क्या क्या चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, k, ठीक है, k, ठीक है। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं लोग इसको। नाउ 4 एप्सिलॉन नॉट, इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नाउ एज द वर्ड्स आर इंडिकेटिंग, जैसा कि वर्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं, बहुत ही इजी चीज है परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है कि परमिट का मतलब क्या होता है कि आपको परमिट है किसी चीज को करने का, यू आर अलाउड। और परमिटिविटी का मतलब अलाउंस, कितना अलाउड है। कि दो चार्जेस ऐसे हैं, दो चार्जेस इन्हीं को मान लेते हैं, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों चार्ज हैं। अब इन दोनों पे यहाँ पे है कुछ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है इस ब्लैक वाले पे कुछ नेगेटिव चार्ज। नाउ अब ये जब वैक्यूम में सेपरेटेड है, जब यहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं है, किसमें है, वैक्यूम में। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली यहां से यहां जा सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है एक दूसरे के साथ, और इसीलिए ये जो फोर्स लगेगा वो किसी अदर फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही आप मीडियम चेंज कर दोगे तो वहां पे परमिटिविटी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी। यानी सपोज करो ये दोनों चीजें हमने चार्ज करके सेम ही चार्ज है, अब की बार भी कहाँ रखा, पानी के अंदर। सो अब जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में वो 80 टाइम्स पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे हम इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, एप्सिलॉन से, ठीक है। वो क्या होती है हमारी रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कूलम्स लॉ। अब इसी को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस आपको क्या करना है कि यहां पे हम इसके साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व कर देते हैं। किसी भी चार्ज के लिए यहां पे जब हम रेडियल डायरेक्शन जब लेते हैं, बाहर की साइड की डायरेक्शन, उसको हम क्या लेते हैं, आर कैप, ठीक है। तो सपोज ये हमारा फर्स्ट चार्ज है, दिस इज Q1 चार्ज। तो हम क्या लिखना चाहते हैं, इस पे जो फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, किसे लिखते हैं, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r। r कहां से कहां, 1 से लेके 2 तक, ये वेक्टर हो गया, वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया, r1 2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर है ओनली मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, r12 कैप लिख सकते हो या सिंपली r कैप भी एक बार के लिए लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन आपकी एनसीईआरटी से जब आप इसको पढ़ोगे तो जरा, ये तो है हमारी जनरल नोटेशन, क्या है, जनरल। एक बार के लिए हम इसको यहां से
एक बार थोड़ा नोटिस मत करना, हम एक बार से वहां करते हैं हमारे ग्राफ के ऊपर बना के, ताकि हमारा कोई भी एरर इसमें ना रहे। 1 मिनट लगने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो रहा है, लेकिन आपको एग्ज़ाम टाइम में पढ़ना पड़ेगा, तो आई होप सो अच्छे से समझ के जाओगे तो बड़ा अच्छा एग्ज़ाम जाएगा आपका, और ज़िंदगी भी अच्छी जाएगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने में एक बार टाइम लगता है, बार बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, चीज़ें समझने के बाद बड़ी आसान हो जाती हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, देखो जब हम वेक्टर फॉर्म में किसी चीज़ को कर रहे हैं तो पहले क्या करो, ग्राफ बना लो। और हम क्या करेंगे, सपोज ये हमारा है चार्ज Q1 एंड दिस इज Q2। यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें इधर साइन शो करना है Q2। नाउ अब किसी भी चार्ज या किसी भी पॉइंट को जब हम कनेक्ट करते हैं ओरिजिन से, और वो वेक्टर जो हमारी पोजीशन को रिप्रेजेंट करे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ये R1 क्या हो गया, हमारा पोजीशन वेक्टर फ्रॉम फॉर फर्स्ट चार्ज। सिमिलरली ये हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर फॉर सेकंड चार्ज। हो गया, इसको अच्छे से कनेक्ट कर लो यहाँ पे। नाउ अब हमें कौन सा फोर्स चाहिए, किसके ऊपर चाहिए, वो अब हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सपोज पहले केस में लिख रहा हूं मैं F12, इसका मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ठीक है, तो अब यहां से यहां, अब दोनों सपोज पॉजिटिव हैं, तो ये जो फोर्स लगेगा इस साइड में लगेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। सो ये जो डायरेक्शन है हमारी, देखो अब हमारा ट्रायंगल लो यहाँ पे अप्लाई करके देखो, ये हमारा कौन सा वेक्टर है, ये 2 से लेके 1 तक जा रहा है, तो R2 1 वेक्टर, R2 1 वेक्टर। और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, R21 कैप। ओके, तो F12 के लिए हमें क्या चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2। और ये किस डायरेक्शन में फोर्स है, इधर वाले में, तो हम किसको लिखेंगे, R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इनटू R21 कैप। अब R21 कैप को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, R21 कैप को हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर 21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। जैसे अब करते हैं इसको अलग फॉर्म में भी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 मल्टीप्लाइड Q2 ओवर R12 मैग्नीट्यूड स्क्वायर। नाउ you have to write this वेक्टर R21 कैप, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारा, किसी वेक्टर को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें ओनली क्या बचेगा, हमारे पास ओनली यूनिट वेक्टर बचेगा। सो यहाँ पे R21 वेक्टर आ जाएगा, अब नीचे R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, यहाँ भी मैग्नीट्यूड है, यहाँ भी मैग्नीट्यूड है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर, इधर 1, यानी दोनों बेस सेम है तो क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे R21 वेक्टर। और आई थिंक इसके बाद आपको वेक्टर नोटेशन में कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, इसको अगर आपने एक बार ढंग से खुद से करके देख लिया। ठीक है, या फिर आप इसको एक फॉर्म में और भी लिख सकते हो, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ आपके दो वेक्टर्स का सम क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर A प्लस सेकेंड वेक्टर B। जो वेक्टर आपके फर्स्ट वेक्टर की टेल से लेके सेकेंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने से बनता है, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ बोथ दीज वेक्टर्स A प्लस B। सो नाउ यहाँ पे देखो, ये आपका सपोज फर्स्ट वेक्टर है, ये आपका सपोज दूसरा वेक्टर है, ऐसे ऐसे, तो तीसरा वेक्टर ये इसका रिजल्टेंट है। यानी कि कहने का मतलब हमारा एक्चुअली में क्या है, R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। यानी R21 वेक्टर को जब आप लिखोगे दैट इज R1 माइनस R2 वेक्टर। तो यहाँ पे आप R21 वेक्टर को इससे भी रिप्लेस कर सकते हो, R1 माइनस, देखो इस फॉर्म में अगर हम लिखें इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 Q2, अब R12 जो है दैट इज
R1 माइनस R2 का जो मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R1 माइनस R2, ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको कहीं पे। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ऑल द फॉर्म्स आर इक्विवेलेंट, तीनों ही एक जैसे हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करनी होती है हमें। और सिमिलरली अब ये तो हम फोर्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज कर रहे थे। अभी अगर हम बात करें किसकी, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहने वाला है, सिर्फ क्या हो जाएगी, डायरेक्शन रिवर्स। लेकिन यहाँ पे वेक्टर नोटेशन है तो सिंबल्स भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो या तो आप सीधा ऐसे लिख दो इसको, यहाँ से ऐसे भी काम चल सकता है, F21 के नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। या इनको चेंज करना है तो R12 इधर से हो जाएगा, सभी को चेंज कर दो। समझ में, ये आप आई थिंक खुद से प्रैक्टिस करके देखोगे, इट विल बी बेटर फॉर यू। नाउ आज के लिए हम इतना करते हैं आई थिंक, वरना बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। जस्ट वन सेकेंड। नाउ लिसन, जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, आपको इसके नोट्स अगर चाहिए इन चैप्टर्स के, तो आपको साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में पहले भी बता दिया था मैंने, मिल जाएंगे। और इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, उनके लिए हम अलग से इसके बाद वीडियोस डालेंगे, ठीक है। अगर आपको IIT लेवल या नीट वगैरह के लेवल के क्वेश्चंस चाहिए, तो वो भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।